फिर फेल कर रहा है तो पास नहीं हो रहा। कुछ कर सकता है तो कर ले। मेरी नज़र में फेल कर रहा है, पास नहीं कर रहा। लेक्चर नंबर क्या? 66। ऐसी की बातें हमारे बीच में चल रही थी। इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट बाई इक्विटी प्लस डेट इंटू 100 करें तो क्या आता है हमारे पास? वैक। व्हाट इज़ वैक? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। व्हाट इज़ वैक? मैंने नहीं पूछा वैक स्टैंड्स फॉर। व्हाट इज़ वैक? रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ द बिजनेस। रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ द बिजनेस किसने कैलकुलेट करना है? क्यों कैलकुलेट करना है? कंपनी ने कैलकुलेट करना है। कंपनी के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कैलकुलेट करना है। क्यों कैलकुलेट करना है? देखने के लिए कि हमारा रिक्वायर्ड रिटर्न कितना। हमें किसी प्रोजेक्ट से जो रिटर्न कमाना है वो मिनिमम कितना कमाना है, वो देखने के लिए हमने क्या करना है? वैक कैलकुलेट करना है। मीन वो रिटर्न जिससे हम शेयर होल्डर और अपने डेट होल्डर को खुश रख पाएँ, वो क्या है? रिक्वायर्ड रिटर्न मीन वैक। ठीक हो गया? कैसे कैलकुलेट करना हमने सीख लिया। कैसे कैलकुलेट करना हमने सीख लिया। हमने बातें की प्रीवियस लेक्चर में मार्केट वैल्यू की। मार्केट वैल्यू क्या होती है? फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस। फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस कैसे कैलकुलेट होती है? कैलकुलेट करने के लिए एक हमारे पास मेथड है जी, क्या? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस पर शेयर। कौन सी प्राइस? मार्केट प्राइस। कहाँ से मिलेगी? कहाँ से मिलेगी प्राइस पर शेयर? मार्केट प्राइस कहाँ से मिलेगी? स्टॉक एक्सचेंज से मिलेगी, मार्केट से मिलेगी। कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं मिलेगी। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या लिखी होती है? पार वैल्यू। और नंबर ऑफ शेयर्स हैं, शेयर कैपिटल नहीं है। दिस मीन अगर कंपनी के डाटा में, हमें क्वेश्चन के डाटा में शेयर कैपिटल दिया हो तो हम क्या करेंगे? उसे डिवाइड करेंगे पार वैल्यू ऑफ शेयर से, तो नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे। ठीक हो गया? इधर पार वैल्यू ऑफ शेयर नहीं, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। ठीक हो गया? दूसरा हमारे पास मेथड था कि हम मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? बुक वैल्यू ऑफ व्हाट? बुक वैल्यू ऑफ व्हाट? इक्विटी इनटू प्राइस टू बुक रेशो। कब? जब क्वेश्चन के अंदर हमें ये दी गई हो। क्या ख्याल? जब क्वेश्चन के अंदर ये दी गई हो। क्यों? इस मेथड के थ्रू, पहले मेथड के थ्रू मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना बड़ा औखा काम है। क्यों? मार्केट वैल्यू पर शेयर जो है वो लेना बहुत औखा काम है। क्यों? डिफरेंट शेयर होल्डर के पास शेयर्स होते हैं तो डिफरेंट की मार्केट वैल्यू में डिमांड भी डिफरेंट होती है। जिसके पास अबव 50% शेयर्स हैं वो ज़्यादा प्राइस रिक्वायर कर रहा है। जिसके पास लो 50% शेयर्स हैं उसकी मार्केट प्राइस कम होती है, तो उसकी बेस पर जो है वो मार्केट वैल्यू निकालना औखा काम है। हाँ, ये मेथड एक अच्छा मेथड है जिसके थ्रू हम मार्केट वैल्यू ईजिली निकाल सकते हैं। ये हमने कल बात की कि मार्केट वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? आर ओवर आई के थ्रू भी, जिसको हम डिविडेंड ओवर के ई भी बोल सकते हैं। क्या कहला? इसको हम बोलते हैं, इस मेथड को, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड मेथड। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड मेथड। इसलिए एक एग्जांपल हमने डिस्कस की थी कि सपोज एक कंपनी है, ईयर 1 में उसके पास जो है वो ओपनिंग कैपिटल जो है वो कितना है? 1000 का। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है कितना? 20%। मीन कंपनी कितना कमाती है अपनी इक्विटी के ऊपर। मीन अपनी इक्विटी से क्या लिए? एसेट। एसेट से कितना कमाती है? तो कंपनी 20% कमाती है। मीन कितना कमाया? 200। और कंपनी जितना कमाती है उतना क्या कर देती है?
डिविडेंड पे कर देती है तो क्लोजिंग कैपिटल आपके पास कितना बचा, 1000 का। क्या ख्याल है? ईयर 2 में क्या हुआ, आपके पास ओपनिंग कैपिटल फिर 1000 आया, कंपनी ने 200 कमाया। क्यों? रिटर्न ऑन इक्विटी फिक्स होता है कंपनी का। हम पूरे सिलेबस में ये एज्यूम करके चलेंगे कि रिटर्न ऑन इक्विटी फिक्स है, एक साल में जो है अगले सालों में भी वही है, और कंपनी जितना कमाती है उतना डिविडेंड पे कर देती है। तो फिर कितना आ गया क्लोजिंग 1000। नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में ईयर 3 में फिर ओपनिंग आया, कितना आपके पास 1000, 200 कमाया, 200 आपने डिविडेंड पे कर दिया, फिर क्लोजिंग 1000। ईयर 4 के स्टार्ट में फिर 1000 ओपनिंग, 200 कमाया, 200 डिविडेंड पे कर दिया, क्लोजिंग फिर 1000। ईयर 5 में फिर 1000 कमाया, नहीं 1000 ओपनिंग कैपिटल आया, 200 कमाया, जो कमाया वो डिविडेंड पे कर दिया, क्लोजिंग फिर 1000। कब तक? जब तक है जान, चलते जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। इस केस को हम नाम देते हैं कांस्टेंट डिविडेंड, कि कंपनी के जो डिविडेंड हैं वो क्या हैं, कांस्टेंट हैं, मीन सेम ओवर द ईयर्स हैं। एक इन्वेस्टर कहता है मैं इस कंपनी को बाय करूंगा, मैं इस कंपनी को बाय करना चाहता हूं, और इन्वेस्टर कहता है मेरा जो रिक्वायर्ड रिटर्न है वो है कितना, सपोज 16%, और हमने देखना है कि मार्केट वैल्यू क्या है इस कंपनी की जिसमें वो बाय करेगा। निकाली जा सकती मार्केट वैल्यू कैसे सर? डिविडेंड डिवाइडेड बाय के ई, डिविडेंड डिवाइडेड बाय के ई। डिविडेंड कितना है, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय के ई। डिविडेंड कितना है हमारे पास, 200 डिवाइडेड बाय के ई कितना है, 16%। तो व्हाट इज मार्केट वैल्यू, 1250। ये क्या है, मार्केट वैल्यू। क्या ख्याल है? इस तरह का कोई डेटा हो तो हम मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ, इसमें हमने कहा कि मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू डिविडेंड बाय के ई। तो अगर हमें वो मार्केट वैल्यू और डिविडेंड दे दे तो हम के ई भी निकाल सकते हैं। कैसे? के ई इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। क्या करा? अगर वो कह दे कि एक कंपनी एवरी ईयर 200 डिविडेंड देती है, सॉरी यार, और उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो है 1250, तो आप बताएं इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रिटर्न क्या है? इन्वेस्टर मीन शेयर होल्डर का रिक्वायर्ड रिटर्न क्या है, डिविडेंड डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू। तो आपके पास के आ जाएगा कितना, 16%। ये क्या है, इन्वेस्टर मीन शेयर होल्डर का रिक्वायर्ड रिटर्न। ठीक हो गया? यहाँ तक बातें समझ आती? चलिए आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। एग्जांपल 2, ईयर 1, कंपनी का जो ओपनिंग कैपिटल है वो है 1000। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है उतना ही, कितना, आरओई या आरईओ, रिटर्न ऑन इक्विटी 20%। कितना कमाया कंपनी ने, 200। अब कंपनी ने सोचा नहीं यार हम जितना कमाते हैं ना सारा डिविडेंड नहीं पे करना, कुछ हमें अपने पास भी रखना चाहिए। क्यों? ये कोरोना शरोना जैसे हालात पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं और आके तबाही मचा देते हैं। तो हमारे पास इस तरह के इवेंट्स को, अनसर्टन इवेंट्स को फेस करने के लिए कुछ पैसा रिटेन अर्निंग में भी होना चाहिए। तो कंपनी ने डिसीजन लिया भी हम जितना कमाएंगे उसका 60% डिविडेंड देंगे, 40% अपने पास रखेंगे। तो कंपनी ने क्या किया जी, इसका 60% जो है वो डिविडेंड पे किया। कितना पे किया डिविडेंड, 60%। किसका, जो कमाया उसका ना, डिविडेंड जो कमाई में से देना ना। तो 200 का 60% डिविडेंड दिया, कितना, 120। तो कंपनी के पास जो क्लोजिंग कैपिटल है वो कितना बचा, 1080। नेक्स्ट ईयर 2 में क्या होगा, आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ गया 1080, उस पर कंपनी ने 20% कमाया, 1080 का 20% 216 कमाया, उसका 60% डिविडेंड दिया 130।
क्या कहला है? तो बाकी आपके पास क्लोजिंग कैपिटल कितना बचा? 1426 1426। नेक्स्ट ईयर 3 में क्या होगा? 1426 आपके पास ओपनिंग कैपिटल आया, इसका 20% आपने कमाया, 285 आपने कमाया, उसका 60% डिविडेंड दिया, 171 डिविडेंड दिया, तो आपके पास क्लोजिंग कैपिटल बचा कितना? कितना? 1540। नेक्स्ट ईयर 4 में आपके पास ओपनिंग कैपिटल आया 1540, उसका 20% आपने कमाया 308, उसका 60% आपने डिविडेंड दिया, 1166 का आपने 20% कमाया, कितना? 233, उसका 60% डिविडेंड दिया, 130। कहाँ से आते हो आप लोग? क्लोजिंग कैपिटल 1259 आपका नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग कैपिटल, उसका 20% आपने कमाया, 252 कमाया, उसका 60% डिविडेंड दिया, 151 डिविडेंड दिया, तो क्लोजिंग कैपिटल आपके पास बचा 1360। ईयर 5 में क्या हुआ जी? 1360 आपके पास ओपनिंग कैपिटल आया, उसका 20% आपने कमाया, 272, उसका 60% आपने डिविडेंड दिया, 163, क्लोजिंग कैपिटल बचा आपके पास 1469। और क्या होगा? ताहयात ये चलता रहेगा, ताहयात ये चलता रहेगा। इस केस में था कांस्टेंट डिविडेंड, उधर क्या है? कांस्टेंट डिविडेंड है नहीं, तो उसे हम क्या नाम देंगे? कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड। कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड मीन एक ऐसी कंपनी जिसके डिविडेंड जो हैं वो कांस्टेंट नहीं, क्या हो रहे हैं? कॉन्स्टेंटली ग्रो हो रहे हैं, कॉन्स्टेंटली ग्रो हो रहे हैं। क्या ख्याल है? अब इस केस में सपोज के ई है 20% और एग्जामिनर कहता है कि आप क्या करें? मार्केट वैल्यू कंपनी की निकाल के दें। वो फार्मूला डिविडेंड बाय के ई था कांस्टेंट डिविडेंड के लिए, यहाँ पे क्या है? कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड। तो कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड के लिए फार्मूला क्या होगा? मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू डिविडेंड इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी। मीन कांस्टेंट डिविडेंड है अगर कंपनी के, तो मार्केट वैल्यू का फार्मूला क्या है? आर ओवर आई मीन डिविडेंड ओवर के ई। लेकिन अगर डिविडेंड कांस्टेंट नहीं, कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग है, तो मार्केट वैल्यू का फार्मूला क्या होगा? डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी। अब इसमें जी क्या है? जी है ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड। जी क्या है? ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड। अब जी कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिएगा ज़रा। स्टार्ट में डिविडेंड कितना था? 120, तो हम कहेंगे जी 120 ग्रो होते हुए पहुंच गया कितने पे? 163 पे। 120 का डिविडेंड ग्रो होते हुए पहुंच गया कितने पे? 163 पे। कितनी ग्रोथ में? 1, 2, 3 और 4 ग्रोथ में, तो रेज टू पावर 4 कि 120 का डिविडेंड ग्रो होते हुए इक्वल हो गया किसके? 163 में। कितनी नंबर ऑफ ग्रोथ में? एक ग्रोथ ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो कितनी ग्रोथ हैं? 4 ग्रोथ में, तो रेज टू पावर 4। तो यहाँ से मुझे जी का आंसर दे देंगे।
हाँ यार थोड़ा कम कर। 7.95। दो शातें और दे दो। 7.91, 7.95, 7.95 लॉक कर दूं। जी इज़ इक्वल टू 7.95 परसेंटेज में है, परसेंटेज में है ना, क्या ख्याल है? हाँ तो फार्मूला पुट कर सकते हैं, क्या ख्याल है? अब ये जो डिविडेंड है, ये डिविडेंड कौन सा है? ये पहला वाला डिविडेंड। तो क्या लिखेंगे हम? 120 इंटू 1 प्लस 7.95% डिवाइडेड बाई के ई कितना है सर आपका? 20% माइनस क्या होगा? 7.95%। सो व्हाट इज़ मार्केट वैल्यू? व्हाट इज़ मार्केट वैल्यू? वन ज़ीरो। सो मार्केट वैल्यू इज़ 1075। क्या ख्याल है? कुछ चीज़ समझ आई हो यहाँ तक? इजी? चले आगे। हाँ दिस मीन हमारे पास मार्केट वैल्यू निकालने के 4 फार्मूलाज आ गए। अगर तो नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट प्राइस पर शेयर दी गई है तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट प्राइस पर शेयर करेंगे तो मार्केट वैल्यू आ जाएगी। क्या ख्याल है? नहीं हमें प्राइस टू बुक रेशो दी गई तो क्या करेंगे? बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटू प्राइस टू बुक रेशो करेंगे तो हमारे पास मार्केट वैल्यू आ जाएगी। नहीं अगर तो डाटा ऐसा है कि कंपनी के डिविडेंड कांस्टेंट हैं तो फिर डिविडेंड ओवर के ई से हमारे पास मार्केट वैल्यू आ जाएगी। नहीं अगर कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड है तो फार्मूला हमारे पास क्या बना? डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी। क्या कह रहा है? और जी क्या है? फर्स्ट डिविडेंड इंटू 1 प्लस जी रेज टू पावर एन। एन मीन नंबर ऑफ ग्रोथ इज इक्वल टू लेटेस्ट डिविडेंड मीन ओल्ड डिविडेंड इंटू 1 प्लस जी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू लेटेस्ट डिविडेंड मीन जो एंड वाला डिविडेंड है आपके पास। क्या कहला? ओल्ड डिविडेंड इंटू 1 प्लस जी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू लेटेस्ट डिविडेंड, जिसे क्या निकलेगा? जी। तो अगर डिविडेंड डिवाइड बाय के इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू था तो हमने कहा के इज इक्वल टू क्या होगा? डिविडेंड डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू। तो अगर मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी है, ये हम क्या कर रहे हैं? मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू और ये भी क्या है? मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू। तो मुझे के ई अगर फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला बता सकते हैं क्या बनेगा? के ई इज इक्वल टू डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू प्लस जी, क्योंकि वो के ई के साथ माइनस हो रहा था। क्या कहला है? तो सिर्फ के ई और एम वी को हम इंटरचेंज नहीं कर सकते। जी जो उसके साथ माइनस हो रहा था वो फिर उसके फंक्शन के साथ नहीं रहा तो सेपरेट होकर क्या हो जाएगा? फिर प्लस जी हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आती? क्या कहला? चलिए आगे। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 10 मिलेगा 9 को छोड़ के। अभी क्वेश्चन नंबर 10।
जी क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि कंपनी के प्रॉफिट हैं 2013, 14, 15, 16, 17 के, ये डिविडेंड कंपनी ये पे कर रही है. इज इट कांस्टेंट डिविडेंड और कांस्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड? कांस्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड. फाइंड मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इफ के इज इक्वल टू 26%. गुड लक एवरीबॉडी. मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी है आपको अगर के ई 26% हो. सो जी निकालने के लिए हमारे पास क्या है 490,500 इंटू 1 प्लस जी से पहुंच गया कहाँ पे 725,518 पे. कितनी ग्रोथ? 1 2 3 4 ग्रोथ से. सो जी हमारे पास आ गया सर 10.28%. तो हमने कहा जी मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी. और डी हमारे पास जो है वो कितना है जी 490,500 इंटू 1 प्लस 10.28% डिवाइडेड बाय के ई कितना है 26% माइनस 10.28%. तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू किसी का ये आंसर ना आया हो कन्फर्म? हाँ ठीक कर लो. कहाँ पे? कोई बात नहीं, हमने तो ओवर द ईयर्स ग्रोथ ही लेनी है ना. डिक्रीज हो रहा है उसे इग्नोर करो, हमने ओवर द ईयर्स ग्रोथ लेनी है. क्या ख्याल है? मीन फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, मीन यहाँ से यहाँ पे पहुँच गया, कितने सालों की ग्रोथ? इतने सालों की ग्रोथ से. ठीक हो गया. एक क्वेश्चन नंबर 11 मिलेगा आपको. You are given the following information about two companies which are both financed entirely by equity capital. करना क्या आपको? के ई कैलकुलेट करना है. ट्रेंडी लिमिटेड एंड जंबो लिमिटेड. ट्रेंडी लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स ₹1 पार वैल्यू वाले हैं 150,000 शेयर्स. मार्केट वैल्यू पर शेयर है कितनी 3.42. करंट अर्निंग जो हैं वो हैं जी इतनी, और करंट डिविडेंड कंपनी इतना पे कर रही है.
बैलेंस शीट वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इतनी है, डिविडेंड 5 ईयर्स अगो कंपनी का इतना है। क्या करना है आपको? KE निकालना है। गुड लक एवरीबॉडी है। अच्छा, एक चीज़ देखना, मेरे ख्याल से हम छोटी सी एक मिस्टेक कर रहे हैं। डिविडेंड जो यहाँ पे लेना है ना, वो आपने करंट वाला लेना है, पास वाला नहीं। करंट वाला डिविडेंड कितना है? 163। ये भी आंसर हमारा गलत है। और इधर भी हमने डिविडेंड कौन सा लेना है? करंट वाला। करंट वाला डिविडेंड क्या है हमारा? 725518। पास वाला नहीं, करंट वाला डिविडेंड, लेटेस्ट डिविडेंड। लेटेस्ट डिविडेंड इसमें कितना था? 163। क्या ख्याल है? 163 के अकॉर्डिंग ये देखो कितनी मार्केट वैल्यू बनती है। क्योंकि पास वाला डिविडेंड तो नहीं, हम तो अभी मार्केट वैल्यू देख रहे हैं ना। कितनी? 1460। इसकी मार्केट वैल्यू देखें कितनी बनती है? करंट वाला लेटेस्ट डिविडेंड, क्योंकि मार्केट वैल्यू तो अब हमने देखनी है ना। कितनी? 703। ठीक हो गया। अब वो क्वेश्चन में अगर हम आए, पार्ट 1 जो है ट्रेंडी लिमिटेड, KE निकालना है आपको। और KE उस क्वेश्चन में देखो तो शायद डिविडेंड कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड है। कांस्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। KE इज इक्वल टू D। लेटेस्ट डिविडेंड आपके पास है, पुराना डिविडेंड भी आपके पास है। इसमें पहले आपको G निकालना पड़ेगा। G के साथ आपको मार्केट वैल्यू भी चाहिए। क्या मार्केट वैल्यू का कोई ऐसा डाटा है इन फार्मूला में से कि वो भी आप निकाल सको? उसके बाद KE निकाला जा सकता है। देखें ज़रा ट्रेंडी का KE क्या निकलता है। 4140,807। KE निकाल दिया आपने ट्रेंडी का। इसका ये डिविडेंड पुट करके यही आ रहा है।
जी निकालते वक्त आपने n कितना लिया है? 4 या 5? 4 या 5? क्या उसने लिखा? डिविडेंड 5 ईयर्स अगो। ठीक हो गया। यहाँ पे ज़रा देखिएगा, ईयर 1 है हमारे पास, ईयर 2 है, ईयर 3 है, ईयर 4 है, ईयर 5 है। वन अगो, 2 अगो, 3 अगो, 4 अगो। 5 अगो के लिए क्या बनेगा? 1 अगो, 2 अगो, 3 अगो, 4 अगो, 5 अगो। कितनी ग्रोथ है? 1 2 3 4 5। 5 ईयर्स अगो ऐसे ही बनेगा ना? क्या ख्याल है? ये 1 अगो, 2 अगो, 3 अगो, 4 अगो, 5 अगो। क्या ख्याल है? तो ये 5 अगो बन गया। अब इसमें देखिए नंबर ऑफ ग्रोथ कितनी है? 1 2 3 4 5। तो n क्या लोगे? 5। अगर आप यूं लोगे तो ये तो 4 अगो बना। क्या ख्याल है? n अगर 4 लोगे तो 5 अगो तो नहीं ना बना। 5 अगो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सपोज इतने साल थे, इसमें आप देखो ग्रोथ कितनी है। 1 ग्रोथ, 2 3 4 एंड 5। ये पहले अगो देखो, अगो कैसे बनेगा? मीन करंट, पिछला साल 1 अगो, उससे पिछला 2 अगो, उससे पिछला 3 अगो, उससे पिछला 4 अगो, उससे पिछला 5 अगो। क्या ख्याल है? दिस मीन ईयर 1 का और ईयर 6 का आपके पास डिविडेंड है। तो जो 5 ईयर्स अगो है वो ईयर 5 का नहीं है, वो ईयर 6 का है। क्या ख्याल है? दिस मीन ये डिविडेंड आपके पास है, ये डिविडेंड आपके पास है। तब इन दोनों के बीच में देखो नंबर ऑफ ग्रोथ कितनी आई। 1 ग्रोथ आई, 2 ग्रोथ आई, 3 आई, 4 आई, 5 ग्रोथ आई। क्या ख्याल है? अगर आप 4 लोगे तो फिर 5 अगो नहीं, वो तो 4 अगो आएगा। ये बात समझ आती है? तो क्या लोगे? n 5। इसके अकॉर्डिंगली मुझे जी बता दें कितना निकला? 20%। मार्केट वैल्यू हमारे पास है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 150,000 इंटू 3.42। 150,000 इंटू 3.42 कितनी? 513,000। तो अब के ई इज इक्वल टू व्हाट? डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू प्लस जी। सो डी हमारे पास है लेटेस्ट डिविडेंड 6158, लेटेस्ट डिविडेंड इंटू 1 प्लस 20% डिवाइडेड बाय 513,000 प्लस 20%। तो व्हाट इज के ई? 21.44%। क्या ख्याल है? ट्रेंडी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है? 21.44%। तो जंबो का भी निकाल दो। जी कितना आया?
5.06%, 5.06%, 5.06%। मार्केट वैल्यू कितनी आई? 325,000, 325,000, 2%। उसको भी छोड़ देना। एक्स डिव कम डिव क्या होता है इसके ऊपर हमने बहस करनी है कहीं पे, अभी सिर्फ नाम देखा हमने। जी यहाँ तक बातें समझ आ रही हो? मार्केट वैल्यू इक्विटी की कैसे निकालनी है, मार्केट वैल्यू कॉस्ट ऑफ इक्विटी की कैसे निकालनी है, वो हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी मार्केट वैल्यू निकाली है और क्वेश्चन नंबर 10 में हमने इक्विटी की मार्केट वैल्यू निकाली है। अभी हमने सीखना है डेट की मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं, अभी हमने सीखना है केडी की मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं। क्यों मार्केट वैल्यू निकालनी है इसके ऊपर भी थोड़ी सी बहस और हमने करनी है। ठीक हो गया? चलिए थोड़ी सी कुछ बातें और करते हैं। ये बात हजम होती? क्या ख्याल है? कोई अनोखी बात है नहीं मैंने की? ओके। अच्छा मुझे ये बताओ कि इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है कंपनी का? कंपनी का कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी 600। 600 क्या कह रहा? ये जो चीज़ है ये टोटल एसेट्स कितने हैं? 700। इनमें से अगर हम करंट लाइबिलिटीज़ को निकाल दें तो एक चीज़ आती है जिसे नाम देता है नेट एसेट्स। ठीक हो गया? तो हम कह सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो इक्वल टू नेट एसेट्स भी होता है। नेट एसेट्स का मतलब क्या है? टोटल एसेट्स कितने? 700 माइनस करंट लाइबिलिटीज़। 700 माइनस 100 तो क्या आ गया? नेट एसेट्स कितना? 600। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया था? 600। तो कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे कितना आ रहा है? 600। ये जो चीज़ है इसे क्या नाम दिया जाएगा? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। इसे नाम देता है वर्किंग कैपिटल का। कहाँ पे हमने पढ़ा? FR1 में कैश फ्लो स्टेटमेंट में पढ़ा वर्किंग कैपिटल चेंजेस मीन करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, पेएबल्स, इनका आपस में जो डिफरेंस होता था। क्या कहला है? तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो इक्वल है किस चीज़ के? फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल के। फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं? 500। वर्किंग कैपिटल कितना है?
100 वर्किंग कैपिटल कितना है 100 मीन करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज कितना आया 600। ये बात समझ आती है। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल है किस चीज़ के इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ के, क्या कहला, या कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल है किस चीज़ के नेट एसेट्स के, या कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल है किस चीज़ के फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल के। और कैपिटल एम्प्लॉयड में से अगर हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज निकाल दें तो हमारे पास इक्विटी आ जाती है। बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी या मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। ये बात भी समझ आती है कि अगर हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड हो उसमें से हम अगर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को निकाल दें तो हमारे पास क्या आ जाती है, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स वर टेकन फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ मंगोल लिमिटेड। मंगोल अर्तुगरुल गाजी वाले मंगोल। सेल्स है कंपनी की 4 मिलियन, कॉस्ट ऑफ सेल है 1.8 मिलियन, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 300,000, इंटरेस्ट एक्सपेंस है 496,000, टोटल एसेट्स एट द एंड ऑफ ईयर हैं 20 मिलियन के, वर्किंग कैपिटल है 6 मिलियन का, फिक्स्ड एसेट्स उसमें हैं 8 मिलियन के, लॉन्ग टर्म डेट है 5 मिलियन का। प्राइस टू बुक रेशियो फॉर द इक्विटी 1.30 है। फाइंड KE एज्यूमिंग द कंपनी डिस्ट्रीब्यूट ऑल इट्स अर्निंग एज डिविडेंड। कंपनी जितना कमाती है सारा डिविडेंड दे देती है। कांस्टेंट डिविडेंड या कांस्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड? कांस्टेंट डिविडेंड। क्यों? कांस्टेंटली ग्रोइंग में डिफरेंट होगा ना, क्यों परसेंटेज के अकॉर्डिंगली देना। और जहाँ पे कंपनी जितना कमाती है सारा सारा डिविडेंड देती है, ये क्या है? कांस्टेंट डिविडेंड। गुड लक एवरीबॉडी, KE फाइंड करने। पहली बात तो हमें फार्मूला देखना पड़ेगा KE का फार्मूला कौन सा यूज़ होगा। तो कांस्टेंट डिविडेंड है तो फार्मूला यूज़ होगा KE इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू। अब हमें डिविडेंड फाइंड करना पड़ेगा। पहले कंपनी जितना कमाती है वो डिविडेंड देती है, तो कमाई निकाली जा सकती है। कैसे? सेल में से सारे खर्चे माइनस कर दो तो आपके पास कमाई आ जाएगी। क्या कह रहा है? कितना डिविडेंड निकला? 1404000। सर ये कैसे निकाल लिया आपने कि सेल थी आपकी के पास कितनी 4 मिलियन की, उसमें से 1.8 मिलियन आपने कॉस्ट ऑफ सेल माइनस किया, उसमें से 300,000 आपने खर्चे माइनस किए, उसमें से आपने 496
1000 आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किए तो आपके पास ये आ गया था 1404,000। अब हमें चाहिए मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू प्राइस टू बुक रेशो दी गई है, जिसमें हमें बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी मिल जाए तो हम निकाल सकते हैं। बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के लिए हमारे पास डाटा क्या है? फिक्स्ड एसेट, वर्किंग कैपिटल, लॉन्ग टर्म डेट है। क्या कहला है? फिक्स्ड एसेट। क्या कहला है? फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो फिक्स्ड एसेट हमारे पास हैं कितने? 600,000 के, 6 मिलियन के 8 मिलियन के, 8 मिलियन के। और वर्किंग कैपिटल हमारे पास कितना है? 6 मिलियन का। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हमारे पास कितनी है? 5 मिलियन की। तो ये हमने माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया? 9 मिलियन। तो हमने कहा जी कि 9 मिलियन ये क्या है हमारे पास? इक्विटी की बुक वैल्यू। तो उसमें हमने मल्टीप्लाई किया क्या? प्राइस टू बुक रेशो। और प्राइस टू बुक रेशो कितनी है? 1.3। तुम्हारे पास आ गया 117 000000। सो 1170000 तुम्हारे पास के ई आ गया कितने परसेंट? 12 एग्जैक्ट। किसी को ये चीज़ समझ आई हो? नहीं समझ आई? सर पहले ये देखना है कि के ई निकालना है। के ई निकालने के हमारे पास दो फार्मूले हैं। कांस्टेंट डिविडेंड है तो डिविडेंड डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू, कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड है तो फिर ये फार्मूला है। क्वेश्चन के अंदर उसने बताया कंपनी जितना कमाती है डिविडेंड देती है। क्या कह रहा है? और हमने कांस्टेंट डिविडेंड में देखा था जितना कमाती है उतना डिविडेंड दे रही है। कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग में क्या था? जितना कमाती है उसका 60% डिविडेंड देती है, बाकी अपने पास रखती है। क्या कह रहा है? वो जो दो एग्जाम्पल मैंने डिस्कस की। तो कांस्टेंट डिविडेंड है। दिस मीन के ई निकालने का फार्मूला क्या है? डिविडेंड डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू। डिविडेंड निकालना है हमें। क्वेश्चन के अंदर क्या डिविडेंड गिवन है कहीं पे? नहीं। तो जितना कमाती है उतना डिविडेंड देती है, कमाई निकाली जा सकती है। सेल माइनस सारे खर्चे। तो सेल इतनी है, खर्चे इतने हैं, तो ये क्या आ गया? डिविडेंड आ गया। क्या कहला है? प्रॉफिट मीन डिविडेंड। अब हमें क्या चाहिए? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी भी चाहिए। और उसके लिए हमारे पास डेटा है। टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स, वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म डेट। अगर वर्किंग कैपिटल वाली बात यहाँ पे ना होती तो फिर हम क्या एज्यूम करते कि टोटल एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। क्या कहला है? लेकिन वर्किंग कैपिटल का मतलब कुछ करंट लायबिलिटी भी है कितनी, आप वो नहीं पता हमें। तो फिर हमने क्या किया जी? इक्विटी निकालने के लिए हम चले गए पहले कहाँ पे? कैपिटल एम्प्लॉयड में। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल होता है किस चीज़ के? फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में से अगर हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ गई? इक्विटी। इक्विटी आ गई। अब प्राइस टू बुक रेशो दी गई है। ये क्या है? बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। इसमें मल्टीप्लाई की क्या? प्राइस टू बुक रेशो। हमारे पास क्या आ गई? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। वो हमने फार्मूला में पुट की, हमारे पास के ही आ गया। क्या कहला? मीन्स पेपर में एग्जामिनर एज्यूम कर रहे हैं कि आप FR1 पढ़ के आए हो। इस पेपर में एग्जामिनर एज्यूम कर रहे हैं कि आप FR1 पढ़ के आए हो। क्या कहला? NPV के क्वेश्चन में एज्यूम कर रहा था कि आप डेप्रिसिएशन पढ़ के आए हो। डेप्रिसिएशन अप्लाई हो रही थी वहाँ पे, रिड्यूसिंग बैलेंस भी था, स्ट्रेट लाइन भी था, रिजिडुअल वैल्यू भी यूज हो रही थी। साथ एज्यूम कर आप टैक्स भी पढ़ के आए हो। खर्चों पे आपको टैक्स रिबेट मिलेगा, लॉस की सूरत में आपको टैक्स रिबेट मिलेगा। क्या कहला है? टैक्स निकालने के लिए आप नॉन कैश आइटम को यूज करते हो। तो एज्यूम कर रहा है कि आप टैक्स भी पढ़ के आए हो। एज्यूम कर रहा है कि आप FR1 भी पढ़ के आए हो। एग्जामिनर आगे चल के बजटिंग में ये एज्यूम करेगा कि आप कॉस्ट भी पढ़ के आए हो। नहीं पढ़ के आए हम फिर भी कर लेंगे। नहीं पढ़ के आए कॉस्ट फिर भी हम कर लेंगे। ठीक हो गया? आज के लिए इतना काफ़ी है। कल मिलेंगे कुछ नई चीज़ों के साथ।
अभी हम वैक की तमहीद बांध रहे हैं, मेन कॉन्सेप्ट ले रहे हैं एक बड़ा वैक का क्वेश्चन टैकल करने के लिए।